कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद। केवल और केवल ईश्वर एल्कोहलिक एनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम और मेरी क्षमतानुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सी और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी के वजह से सवेरे से पीने के ख्यालात आए नहीं, एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा हूँ और जीने में मजा आ रहा है। अभी दिनेश भाऊ कह रहे थे वन डे एट ए टाइम, और यही वन डे एट ए टाइम का फार्मूला जिंदगी में लगाते हुए आज 2208 दिन में शराब से दूर हूँ। मतलब 6 साल और 16 दिन में शराब से दूर हूँ। और ये सब जो मिरेकल या फिर चमत्कार होता है मेरे जैसे व्यक्ति में, तो आज का जो विषय है कि वी डाई टू लिव, मतलब मुझे जीने के लिए मरना पड़ता है। एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले इन चीजों का मेरे जिंदगी में कोई मतलब नहीं था। एल्कोहलिक एनोनिमस में जैसे कि अभी मेरी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ सोब्रिटी बताई गई, तो उसमें बयां गया कि 10 अक्टूबर 2018 को जो जिंदगी थी, या फिर मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया और यहाँ पे आप लोगों के अनुभव जब सुनने लगा, तो मुझे यहाँ एक हैरानी हुई या एक सरप्राइज हुआ कि यहाँ लोग जो बयां कर रहे, जो हकीकत, जो अनुभव बता रहे, और मैं जो समाज में, जो समाज से मैं आया हूँ या फिर जिस समाज का मैं हिस्सा कभी था मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म में या फिर उसके पहले भी, तो मैं जब भी देखता था कोई शेरर या फिर कोई वक्ता मैं कितना अच्छा हूँ, मुझ में कितने अच्छाई भरी है, मेरे में कितने अच्छे गुण है, ये बताने का प्रयास करता था। अपने अच्छाइयों के बारे में हर वक्त बोलाया जाता था, मैं जब बाहरी समाज में देखता हूँ। लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मैंने एक चीज शुरुआत में महसूस की कि ये लोग जो कुछ भी है मेरे पहले आए हुए भाई, अपनी गलतियां कहाँ हो गई, मुझ में क्या कमियां है, मुझ में क्या खामियां है, यही बताने का प्रयास कर रहे थे। और मुझे ये थोड़ा सा अलग लगा कि ये एल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसा क्यों करते हैं। और कुछ सफर होने के बाद में या फिर कुछ दिन एल्कोहलिक एनोनिमस में गुजारने के बाद में मुझे एहसास होने लगा कि ये एल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, ये पैराडॉक्स का प्रोग्राम है, मतलब विरोधाभास। यहाँ सब उल्टा सुल्टा है, मतलब यहाँ मुझे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इस टाइप का ये प्रोग्राम है। तो दोस्तों, क्या ये जो आज का जो विषय है कि वी डाई टू लिव, तो मुझे ये बताया जा रहा था एल्कोहलिक एनोनिमस में कि अगर आनंद तुझे जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो तुझे खुद को मारना पड़ेगा। मतलब मैं तो उस वक्त ये समझ रहा था कि ये लोग क्या बातें कर रहे, मैं साला यहाँ जीने के लिए एल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ। मेरी जो समस्या थी पीने की थी, मुझे ये समस्या है कि अगर मेरा पीना बंद हो गया तो मैं अच्छे तरह से जी लूंगा या फिर मैं अपनी जिंदगी को सही तरह से चला पाऊंगा। यही मेरे ख्वाब थे, यही मेरी इच्छाएं थी। क्या ऐसा ही मैं सोच के एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था कि मेरी समस्या जो है सिर्फ शराब है, एक बार शराब रुक जाए तो बस ऑल इज वेल हो जाएगा, ऐसा ही मुझे लगता था। लेकिन दोस्तों, एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि ये सही नहीं है आनंद, तेरी समस्या मात्र शराब नहीं है। यहाँ बहुत से स्लोगन मेरे सामने शेयर हो रहे थे। शराबियत मतलब शराबियत नहीं, अल्कोहोल इज नॉट अल्कोहोलिज्म, मराठी में ये स्लोगन शेयर होता था। मध्य म्हणजे मद्यपाश नव्हे। इन चीजों को जब मैं देखने लगा, समझने लगा, तो क्या ये सब चीजें सही थी? तो दोस्तों, जब मैं देखा अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया और जो कुछ मेरी समस्या मुझे लगती थी, यहाँ मुझे कुछ छोटी छोटी चीजें बताई गई। क्या चीजें थी वो? कि मुझे वन डे एट ए टाइम ये प्रोग्राम फॉलो करना है। मुझे कुछ टूल्स एंड टिप्स दिए गए
जिसको मैं हाउ और हॉल्ट का फार्मूला कहता हूँ। इसके तहत मेरे जैसा व्यक्ति एल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग को आता है, वन डे एट ए टाइम फॉलो करके, वन डे एट ए टाइम अपनी जिंदगी पे काम करके, शराब के प्रति उसको वन डे एट ए टाइम जब मैं लगाता हूँ तो मेरी शराब रुक गई थी दोस्तों। मुझे 3 महीने हो रहे, 4 महीने हो रहे, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मेरी जिंदगी में वो सब चीजें नहीं है जो बाकी लोगों की जिंदगी में है। जैसे खुश मेरे पहले आए हुए भाई जो थे वो खुश थे, उनकी जिंदगी में हैप्पीनेस था, फ्रीनेस था, वो उनकी जिंदगी में जॉयस जो चीजें थी, प्रसन्न था उनकी जिंदगी में थी। मेरे पहले जैसे कि जो आए थे, जैसे कि कामिल भाई हो गए, नरेश भाई जी हो गए, और बहुत से लोग जो मेरे पहले आए थे, इनकी जिंदगी में मैं खुशी देख रहा था, इनकी जिंदगी में मैं सुकून देख रहा था। लेकिन मेरी शराब रुकी हुई है, फिर भी क्या हो रहा कि मेरी जिंदगी में भय भरा हुआ है, मेरी जिंदगी में घबराहट है, मेरी जिंदगी में निराशा है, मेरी जिंदगी में डिप्रेशन है, घबराहट है। ये सब चीजों का मैं सामना कर रहा था। शराब तो रुक गई है, लेकिन मैं क्यों खुश नहीं था, मेरी जिंदगी हैप्पी थी और जॉयस क्यों नहीं थी। तो एल्कोहलिक एनोनिमस मुझे कहता है कि आनंद, ये जो तू प्रयास कर रहा है शराब रोकने के लिए, ये किताबों में लिखा है या मुझे बताया जा रहा था आप लोगों के अनुभव द्वारा कि ये मेरे जो प्रयास थे शराब रोकने के, ये आधे अधूरे थे। मुझे लगता था मेरी समस्या पीने की है, और एल्कोहलिक एनोनिमस और मेरे पहले आए हुए भाई लोगों के अनुभव मुझे ये बता रहे थे कि आनंद, समस्या तेरी पीने की नहीं है, तू थोड़ा गौर कर, तेरी समस्या जीने की है। मैं भी एक, मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है दोस्तों, शेयर करता हूँ। वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। मतलब मेरे जैसे बेवड़े की, मेरे जैसे शराबी की मुख्य समस्या शराब नहीं है, जिंदगी के तरफ देखने का जो नजरिया होता है, जीने के लिए जो मैं एटीट्यूड या फिर मेरी जिस तरह से सोच है मेरी जिंदगी में, वो सोच और मेरे विचार, ये सबसे बड़ी मेरी समस्या है। और एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले की जो जिंदगी थी, तो मुझे आप लोगों के अनुभव द्वारा यही बताने का प्रयास हो रहा था कि आनंद, क्या तू जी रहा था जब शराब नहीं पी रहा था, और पिया भी है तो उस दौरान क्या आनंद तू जी रहा था। दोस्तों, मुझे ये चीजों ने गहरे सोच में डाल दिया कि मेरी समस्या अगर शराब नहीं है, मेरी समस्या अगर पीना नहीं है, तो मेरी समस्या जीने की है, और क्या मैं वाकई जी रहा था। दोस्तों, जैसे कि मैं बताया कि 10 अक्टूबर 2018 को एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, और उसके पहले की जिंदगी आप लोगों के अनुभव जब सामने आए तो मुझे भी अपनी जिंदगी में झांकना पड़ा, और बात वो शराब की हो या उसके पहले की हो, मैं क्या वाकई जी रहा था। तो दोस्तों, मुझे वो दिन याद पड़ते हैं कि मैं सबसे पहले जब शराब पिया था, उस वक्त मेरी मानसिकता क्या थी, मेंटल स्टेज मेरी उस वक्त क्या थी, मैं किस तरह से सोच रहा था। वो 1992 का साल था दोस्तों, और मेरा पहला पेमेंट मेरे हाथ में आया था, सैलरी हाथ में आई थी, और एक दोस्त फोर्स कर रहा था कि आनंद, तूने बहुत बड़ा मुकाम जिंदगी में हासिल कर लिया है, एक अच्छे स्टेज पे तू आ गया है, इसके बाद में तेरी जिंदगी में ऑल इज वेल रहेगा, तेरी जिंदगी में सब अच्छा रहेगा, अब पार्टी तो बनती है। यही उनके शब्द थे, यही उनके विचार थे मेरे दोस्त के। और दोस्तों, जो चीजों ने मेरे जो मस्तिष्क पे घर करके रखा था, जो कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, वो कॉलेज में 4 साल का वो जो दौर था, उस वक्त जो मेरे दोस्तों ने ये तरबूज से शराब बनाकर या फिर कोई केमिकल बनाकर जो उन्होंने ऐश की थी, जो इंजॉय उन्होंने किया था, वो मेरे मन मस्तिष्क में बैठ गया था कि शराब एक अच्छी चीज है, ये पीने के बाद में अपन इंजॉय कर सकते हैं, अपने दिल पे कोई डर है, कोई बोझ है तो वो हल्का हो जाता है, मैं फ्रीली महसूस करता हूँ। और ये चीजें मैं देखा था, लेकिन उस वक्त 2-4 साल का दौर था, उस वक्त मैं नहीं पी पाया, और इसकी वजह थी कि मुझे मेरे वास्तविकता का उस वक्त ज्ञान था दोस्तों, कि मैं बहुत गरीबी से आया हूँ, मुझे मेरी जिंदगी संवारनी है, मेरे परिवार को साथ देना है, मेरे पिताजी को साथ देना है, बहनों की शादी होनी थी, एक बहन की शादी होनी थी, उसकी शादी करनी है, और ये आनंद तुझे करना है।
अब ये गरीबी, वो वास्तविकता, ये सब चीजों का एहसास वो 4 साल मुझे पीने नहीं दिया दोस्तों। उस वक्त हमारा मराठी में भी कहते हैं की खोलवर रुजलेल्या भावना आणि आविष्कारांचा भावनांचा आविष्कार म्हणजे मद्यपान आणि वास्तविकतेपासून पलायनवाद म्हणजे मद्यपान। तो उस वक्त दोस्तों मुझे मेरी वास्तविकता मालूम थी, इसलिए मैं ये मद्यपान में नहीं आया था। लेकिन जिस 1992 की बात मैं कर रहा हूँ कि मुझे लगने लगा कि अभी ऑल इज वेल रहेगा, मेरा पेमेंट आ गया है, मैं जिंदगी को सही तरह से हैंडल कर पाऊंगा या कर लूंगा। ये मेरा जो मेरी सोचने की जो तरीका था, उस वक्त मैंने आधी बियर से शुरुआत की थी। और जाहिर है दोस्तों, मैंने वो शराबी बनने के लिए शराब नहीं पी थी। उसने जो मेरे मन मस्तिष्क में या फिर उसने जो मुझे रिजल्ट दिया था, थोड़े देर के बाद में मैं अच्छा महसूस कर रहा था, खुश महसूस कर रहा था, इंजॉय कर रहा था, और ये चीजें मुझे अच्छी लगने लगी थी। जिंदगी, मुझे ये लगने लगा था कि अभी मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो जाएगा। मैं ख्वाब देखने लगा, कुछ हसीन ख्वाब ख्वाब थे, जो कि मुझे लगता था मैं भी बाकी लोगों जैसा बढ़िया घर बनाऊंगा, बड़ी गाड़ी ले लूंगा, अच्छी मेरी शादी हो जाएंगी तो मुझे बहुत सुंदर या फिर अच्छी बीवी मिल जाएंगी। ये सब मेरे ख्वाब थे दोस्तों, जैसे कि ये सभी लोग देखते हैं। लेकिन मेरे ख्वाब देखने का जो तरीका था वो मेरे औकात से बड़ा था। मैं चाहता था कि मेरा करोड़ 2 करोड़ का घर हो, मैं चाहता था कि मेरे पास BMW जैसी गाड़ी हो, मैं चाहता था कि मेरी बीवी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर हो। ये सब नॉर्मल लोग ऐसे नहीं सोचते दोस्तों। मैं शुरुआत से अपनी जिंदगी के तरफ देखता हूँ, और जो माहौल में मेरा जन्म हुआ है और जो माहौल में मेरी जिंदगी शुरुआत की कटी है, मैं देखता हूँ स्पिरिचुअल बैंकरप्सी के बारे में एल्कोहलिक एनोनिमस हमेशा कहता है, जो कि मेरी बीमारी का तीसरा पार्ट है, तीसरा पहलू है। तो मैं आध्यात्मिक रूप से उस वक्त भी बीमार था जब मेरे हाथ में कोई शराब नहीं थी। वो दौर था कि मैं अपने आप को कोस रहा था कि मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होना चाहिए था। ये तकलीफों वाली जिंदगी, ये जिसमें कुछ अच्छा नहीं है, या फिर मैं सिक्योर या फिर मैं सुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ, ये जिंदगी मुझे क्यों दी। मुझे अच्छे एक बड़े घर में मेरा जन्म होना था, मुझे सब सुख सुविधाएं मिलनी थी। मैं अपनी जिंदगी से उस वक्त भी खुश नहीं था दोस्तों। अपने पिताजी के प्रति या अपने परिवार के प्रति घृणा या फिर उसको रिजेंटमेंट जो कहते, उस वक्त से थी कि ये मेरा बाप, इसको मेरे भविष्य के बारे में कोई परवाह नहीं है। और ऐसी जिंदगी जी के मैं जब वो खुश नहीं था वो दौरान में, और मुझे जब मेरा पहला सैलरी आया, पहला पगार मेरे हाथ में था, उस वक्त लगा था कि अभी ऑल इज वेल रहेगा, मैं ये गरीबी से निकल जाऊंगा, अच्छी जिंदगी जीऊंगा। इसी तरह मैं जी रहा था। 1992 का वो साल था, और जो ख्वाब मैंने देखे, वो ख्वाब मेरे औकात के बाहर थे। जब मैं देखता हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और समझने का प्रयास कर रहा हूँ, आज भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ये बीमारी इतनी मायावी है दोस्तों कि आज भी इसका शायद 0.5% शायद बीमारी का मैं कुछ समझ पाया होऊंगा। 6 साल और 16 दिन का जो सफर आप लोगों के साथ में मैंने तय किया है, लेकिन बीमारी को पूरी तरह से आज भी नहीं समझ पाता हूँ। तो उस वक्त जो बीमारी, जब मैं जो एल्कोहलिक एनोनिमस के जो कुछ मैं अनुभव सुन रहा था, तो उस वक्त मुझे महसूस होने लगा कि 4 वजह से कोई भी व्यक्ति शराब पीता है, और वो 4 वजह ये थी कि मुझे मेरी जिंदगी में जो कुछ हासिल करना था वहां तक के मैं नहीं पहुंच पाया। हमारे मराठी में बोलते हैं कि मला जीवनाचा सूर्ग वसला नव्हता। मुझे जिंदगी में जो कुछ हासिल करना था वहां तक के मैं नहीं पहुंच पाया। मतलब मेरे साथ के जो मेरे से कम मार्क्स जिनको थे, मेरे साथ में जो पढ़ रहे थे, मेरे कलीग या मेरे क्लासमेट जो थे, वो कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई प्रिंसिपल बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, और मैं साला फटीचर इंजीनियर होके बैठा हूँ। ये खुद को कोसना, मतलब मुझे वो चीज हासिल नहीं हुई थी जहां मुझे पहुंचना था। दूसरी चीज थी कि मैं वास्तविकता से परे हो गया था। मेरी वास्तविकता क्या थी कि एक बहुत कम आमदनी वाला व्यक्ति, और जो ख्वाब ऐसे देख रहा है कि करोड़ों रुपए के ख्वाब देख रहा, तो ये सब चीजें वास्तविकता से परी थी। तीसरी एक चीज थी कि मेरे जैसे व्यक्ति में वो मानसिक दृढ़ता जिसको कहते हैं, मेंटल हेल्थ जिसको कहते हैं,
वो बहुत कमजोर होती है। लैक ऑफ पावर इज अवर डिलेमा, बिल डब्ल्यू भी लिखता है किताबों में कि मुझे वो ताकत मेरे पास नहीं है जिससे मैं अपनी मानसिकता को दूर रख के जो डिसीजन मैं लेता हूँ, जो निर्णय मैं लेता हूँ, उसकी कमिटमेंट या उसकी पूर्ति मैं कर पाऊँ, ऐसा मानसिकता मेरे पास नहीं है। तो ये तीसरी चीज है। और चौथी चीज है कि दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, 1992 को मैंने पहली बार किया था और 2018 तक के कम ज्यादा मात्रा में शराब पीने के वजह से मेरे शरीर में एक एलर्जी क्रिएट होती है। और ये एलर्जी जब मेरे शरीर में थोड़ी सी शराब जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और दिल मांगे मोर, ये किस्सा मेरे साथ में चालू हो जाता है। मैं ब्लैकआउट होने तक के पीता हूँ, फिर मुझे कोई होश नहीं रहता, फिर मुझे कुछ अपने जो सच क्या है, गलत क्या है, इन सब चीजों से मैं परे हो जाता हूँ और शराब पीना ही जिंदगी है। शराब पी के ही जिया जा सकता है, शराब पी के ही मैं अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ये एक भ्रम या डिल्यूजन जिसको कहते हैं कि शराब अच्छी चीज है, इससे मैं अपनी जिंदगी के दुख है, दर्द है, इसको भूल सकता हूँ। शराब अच्छी चीज है यार। शराब नहीं पीऊंगा तो मैं अपने आप का समर्थन ऐसे करता था कि अगर शराब गलत है तो गवर्नमेंट ने शराब बंद कर देना चाहिए, क्यों कारखाने चलाते हैं। मैं अपनी गलतियां लोगों पे थोपने का जो दुर्गुण मुझ में था, ऐसा ही कर रहा था। अगर शराब गलत है तो मेरे दोस्त पीते यार, उनके साथ में कुछ नहीं होता, कि गवर्नमेंट शराब क्यों नहीं बंद करती, इसी टाइप के मेरे विचार थे। और दोस्तों, जैसे कि मैं ऐसी जिंदगी जी रहा था और बात आती है कि क्या मैं जी रहा था, क्योंकि आज का सब्जेक्ट है कि मुझे जीने के लिए मरना पड़ेगा। वो तो बाद में आएंगे, क्यों मरना है, कैसे मरना है, ये तो बाद में आएंगे, लेकिन क्या मैं वाकई जी रहा था? नहीं दोस्तों। 1992 से 2018 का जो पीरियड है, इसमें मैं कम अधिक मात्रा में शराब पिया होऊंगा। 2011 में, 1992 से 2011 तक के मैं एक क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया था। और 2011 से 2015 तक के मैंने धुआंधार बैटिंग करी है। मतलब ये मेरा एक्टिव अल्कोहलिज्म जिसको कहते हैं, वो 2011 से 2015 रहा है। उस वक्त मैंने कुछ भी जिंदगी के बारे में अच्छा या बुरा नहीं सोचा, ना खुद जीता था, ना परिवार को जीने दिया, ना समाज में किसी को जीने के लायक रखा था। जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे, जो मेरी फैमिली थी, सबकी जिंदगी तहस नहस कर डाला था। कुछ अनुभव बताऊंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे जीने का है और मैं कैसे जीता था, ये चीजें आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं एक बार पिया था और मेरी फैमिली मेरे साथ में थी। फैमिली मतलब बहुत बड़ी फैमिली नहीं, मिसेस, मेरी पत्नी और 2 बच्ची की फैमिली थी। मैंने एक जगह, मुझे खाने का न्योता मिला था और वहां गया था। तो मैं एक सवेरा गाड़ी उस वक्त थी मेरे पास में, कार में घर में रखा था और सवेरा लेके मैं वहां गया था। वहां जाने के बाद में मुझे मेरे पहचान वाले कुछ दोस्त मिल गए और बात वही दौर, बेवड़े को क्या सूझेगा दूसरा, किसी ने ऑफर कर दिया, मैं बैठ गया उनके साथ में दोस्तों। अब मेरे साथ में परिवार है, इनकी सुरक्षा मेरे हाथ में है, मैंने कोई ड्राइवर नहीं लिया है, खुद गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने कितना पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इन चीजों से मेरे को कोई लेन देन नहीं था। मैं मस्त तो बैठा, एंजॉय किया। अब तकलीफ यह हो गई कि मैं इतना पिया था कि मुझे ढंग से चलना भी नहीं हो रहा था। और हम कहीं बार में बैठे थे और बार से जहां मैंने फैमिली को छोड़ा था, जिस घर में मैं गया था, जहां मुझे खाने का न्योता दिया था, वहां जाके ना तो मैं खा पाया, उन लोगों का भी इंसल्ट कर दिया और बच्चों को और मिस बीवी को, चलो अपन निकलते यहाँ से, इस तरह से उनको गाड़ी में बैठा। एक छोटा लड़का मेरा वाला जो था, वो मेरे साइड में बैठा था, मैं ड्राइविंग कर रहा था। नेशनल हाईवे नंबर 7 पे गाड़ी की स्पीड क्या थी, 80-90 के ऊपर की स्पीड की गाड़ी मैं चला रहा था। पीछे में बीवी और बड़ा लड़का बैठा है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। रात का समय है, हाईवे की बात, नेशनल हाईवे नंबर 7, और एक मोटरसाइकिल उधर से आ रही थी। बाकी ट्रक वगैरह जो जा रहे थे वो दूसरे लेन से जा रहे थे, उधर साइड के डिवाइडर के बाजू से जा रहे थे, उधर साइड से जा रहे थे। और एक मोटरसाइकिल वाला गलती से मेरे साइड से सीधा सीधा आ रहा था और मुझे लगा कि वो डिवाइडर के उस साइड में है। मेरा बच्चा छोटा, करीबन 10-11 साल का होगा दोस्तों, वो मेरे बाजू में बैठा, वो देख पा रहा था कि वो अपने लेन में है, अपने गाड़ी पे आ रहा है या मेरी गाड़ी उस पे जा रही, लेकिन मुझे इन चीजों का होश नहीं था। मैं वही भ्रम में था कि वो डिवाइडर के उस साइड में है। दोस्तों, अगर मैं गलती से उसके साथ में टकरा जाता
ईश्वर काम करता है दोस्तों। उस वक्त मेरा छोटा सा लड़का जो 11-12 साल का है, उसको पता नहीं क्या सूझा, वो जोर से चिल्लाया पप्पा, और उसने जो स्टेयरिंग था अपने तरफ खींच लिया, उसके तरफ खींच लिया, और दोस्तों बिल्कुल 6 इंच या 2 इंच 5-4 इंच के फर्क से वो गाड़ी मेरे पास से निकल गई। वो भी शायद पिया था या क्या था उसका उसको मालूम, लेकिन उस वक्त जब मुझे एहसास हुआ कि शायद ये गाड़ी अगर उसको टकराती तो वो तो मेरे हाथ से मर जाता, और उस वक्त मुझे मेरे बच्चों के, मेरे बीवी के, इनके सुरक्षा के बारे में बिल्कुल ख्यालात नहीं थे। तो क्या मैं खुद जी रहा था या मेरे परिवार को जीने दे रहा था? उनकी मानसिकता क्या होगी कि मैं खुद तो मरता ही मरता, मेरे साथ में मेरे गाड़ी अगर पलटी हो जाती और कुछ भी हो जाता तो मैं क्या मेरे परिवार की सुरक्षा कर रहा था, उनको जीने दे रहा था? नहीं दोस्तों। दूसरी एक अनुभव बताऊंगा मैं कि मेरे पास, जैसे कि मेरा गाड़ी का काम था, कार खुद के लिए खरीदी थी, सवेरा थी, फिर एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेने की बात आई, और मैं एक सेकंड हैंड मुझे खरीदना था, और एक अच्छे व्यक्ति के साथ मेरी डील हो गई थी। अब कैसा होता है कि वो व्यक्ति को एडवांस देना है, कुछ एडवांस मैंने पहले दिया था जिसको टोकन कहते हैं, और दूसरी चीज की उसको कुछ रकम देके वो गाड़ी अपने पास लाना था। ये मेरा तय हो गया था, कुछ डेट भी, और मैंने वो पैसे देने के लिए बैंक में गया। ये एक बड़ी अमाउंट मैंने बैंक से निकाला, और वो बड़ी अमाउंट मेरे जेब में थी। एक दोस्त उस वक्त भी साथ में था, और शराब मात्र पीने के लिए उस वक्त भी पता नहीं क्या क्या विचार सूझते थे। मैंने शराब पीने का, या फिर मेरे दोस्त ने फोर्स किया था, या मुझे पीनी थी। मैं जहां रहता हूँ वहां से 22 किलोमीटर दूर सिर्फ शराब पीने के लिए गया, और एक दूसरे जेब में पर्याप्त पैसे थे जिससे हम दो लोग, करीबन वो उस वक्त 500 रुपए थे, और 500 रुपए में हम दो लोग अच्छे ढंग से शराब पी के वापस आ सकते थे। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को जो दुर्गुण होते हैं दोस्तों, दुर्गुण मुझे ढंग से जीने भी नहीं देते। और क्या हो गया कि उस वक्त कुछ मेरे पहचान किया, मेरे दोस्त वहां बैठे थे, और फिर वो ग्रैंडोसिटी जो मेरा दुर्गुण है वहां जागरूक हो गया, और मैं उनके टेबल पे गया, और वहां अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा, उनको अपने जेब में के जो बड़ी अमाउंट थी वो बताने लगा। पार्टी मैं आपके टेबल का पैसा मैं दूंगा, ये सब मैं कर रहा था, और पता नहीं मुझे क्या लग रहा था। वहां पे मैं 10-12 हजार रुपए खर्चा करके वापस आया, और जो मुझे वो व्यक्ति को पैसे देने थे जिससे मैंने स्कॉर्पियो खरीदी थी, वो अमाउंट कम हो गई। उसके फोन आ रहे थे, और फिर वो डर समाया कि साला ज्यादा पैसे तो अभी मेरे पास है ही नहीं, वो जो उसको टोकन दिया है वो शायद वापस नहीं करेंगे या मुझे गाड़ी नहीं देंगे। ये डर के वजह से पैसे मैंने कहीं छुपा के रखे, बीवी को नहीं बता पा रहा, बच्चों को नहीं बता पा रहा, और वो पैसे में मेरा पीना चालू हो गया। जैसे मेरा सप्ताह चलता था, मेरे एक बार मेरे मुंह को लगी दोस्तों तो मैं 7 दिन 8 दिन रुकता नहीं था। वो पैसे में की बहुत बड़ी अमाउंट मैंने खर्चा कर ली, और फिर उसको पैसे कैसे देना, गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये डर के वजह से मैं परेशान हो गया। घर में सब पे गुस्सा करना, नाराजगी व्यक्त करना, ये सब हो रहा था। फिर ऐसा हुआ कि उसके फोन आना ज्यादा चालू हो गए, घर में भी कुछ परेशानियां उनको लगा था। मेरे बीवी ने मेरे पास में उनके पास का जो कुछ सोना था वो गिरवी रखने के लिए दिया, उससे मैंने एक अमाउंट लिया, और फिर वो उसकी पूर्ति करके मैं वो गाड़ी वापस लाया। तो इस तरह से मेरा बिहेवियर था। पत्नी का हमेशा अपमान करना, उसके इमोशन के साथ में खेलना, उसके भावनाओं के साथ खेलना, सास ससुर है इनकी बेइज्जत करना, ये सब मेरी जिंदगी में हो रहा था। ना मैं खुद जी रहा था, ना किसी को जीने दे रहा था। एल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया तो सबसे पहले ये पैराडॉक्स जो एल्कोहलिक एनोनिमस के वो मेरे सामने शेयर हो रहे थे, बताया जा रहा था। और कुछ पैराडॉक्स जो या विरोधाभास जिसको कहते हैं, जो मैंने महसूस किया, समझा हूं, ये इससे भी ज्यादा कुछ होंगे, 7-8 तो मैं जानता हूँ। वो पैराडॉक्स ये है कि फ्रॉम वीकनेस कम स्ट्रेंथ, मतलब मेरे जो कुछ कमियां हैं इसी से मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी, या फिर मेरे कमजोरियों से मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी। वी फॉरगिव टू फॉरगिवन, ये एक अलग सा एक पैराडॉक्स है कि मुझे माफी मांगने के लिए माफ करना पड़ेंगे, या फिर माफ करने के लिए माफी मांगना पड़ेगा। इस टाइप का जो कुछ है, वी गिव टू कीप, मैं अपने पास रखने के लिए मुझे देना पड़ेगा। इस टाइप के 7-8 स्लोगन मैं देख रहा था, पैराडॉक्स देख रहा था। उसमें का यही एक स्लोगन है कि वी डाई टू लिव। एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जब तक के यहाँ बताया जा रहा था कि जो पुराना आनंद है,
जो इसके पूर्वाग्रह है, जिंदगी के बारे में सोच है, जिंदगी के बारे में विचार है, जिस तरह से ये जीता है, उस आनंद को जब तक के वो मारता नहीं, उसके नई जिंदगी की शुरुआत नहीं होती। ये बातें इतने महसूस हो रही थी क्या, क्योंकि एल्कोहलिक एनोनिमस के टोटल प्रोग्राम पैराडॉक्स का है। यहाँ सब उल्टा सीधा, उल्टा ही है कि मुझे पाने के लिए खोना पड़ता है। और ये जो ऐसे कुछ स्लोगन्स है कि जिसमें पेन इज क्या बोलते हैं, स्टोन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस वगैरह जो कहते हैं, तो इस टाइप के जो स्लोगन्स है या फिर ये पैराडॉक्स है, तो इन चीजों का क्या महत्व है। तो मुझे बताया जा रहा था कि आनंद, ये प्रोफाउंड चेंज इन अ पर्सनैलिटी के बारे में डॉक्टर कार्ल गुस्ताव जंग कहना चाहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति में जब आध्यात्मिक जागरूकता आएगी, आध्यात्मिक रूपांतर होगा, तभी मुझ में सुधारना पॉसिबल है। हमारा जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप है उसमें जो फिलोसॉफी यूज होती थी, वो फिलोसॉफी थी दोस्तों, डॉक्टर फ्रैंकलिन बुकमन ने जो बताया था कि ऑल पीपल्स आर सिनर्स, ऑल सिनर्स कैन बी चेंज, कन्फेक्शन इज प्रे रिक्वेस्ट टू चेंज, मिरेकल आर अगेन पॉसिबल। तो ये कन्फेक्शन है या फिर मेरी जो पर्सनैलिटी पहले वाली है, जिस तरह से मैं जी रहा हूं, जिस तरह से मैंने कुछ जिंदगी ढोई है, जिया तो नहीं था मैं। एक व्यक्ति अपने जिंदगी की लाश अपने कंधे पे जी के रख के कैसा जीता है, इस टाइप की मेरी जिंदगी थी। और ये जीना अभी एल्कोहलिक में आने के बाद में ये मुझे बताया जा रहा था कि वो जो पुराना आनंद है, जब तक के उसमें प्रोफाउंड चेंज नहीं होगा, मुझे हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ नहीं मिलेगी। और उसके लिए मुझे पुराने आनंद को मारना पड़ेगा। मारना पड़ेगा मतलब जान से मारना नहीं। ये जो मेरे दुर्गुण है, मैं कैसा हूं कि मैं बहुत इगोस्टिक व्यक्ति हूं। मेरी तकलीफें क्या है, बिल डब्ल्यू भी किताबों में लिखते हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट द रूट काउज ऑफ आवर डिसीज। मेरे जैसा व्यक्ति ये मूर्खता भरी जिंदगी क्यों जी रहा है, इस तरह से ये खुद के लाश खुद के कंधे पे रख के जो जिंदगी जी रहा था, ये क्यों जीता है। तो मेरे अंदर जो स्वाभाविक दोष है, मेरे स्वभाव में जो दोष है, कमियां है, खामियां है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, शॉर्ट कमिंग्स है, इन चीजों के वजह से मैं ऐसा कर रहा था। और मुझे ये बताया जा रहा था कि जब तक के प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी मैं नहीं करता, तब तक के मुझ में कोई सुधार नहीं होनी है। तो प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी मुझे क्या करनी थी, तो सबसे पहले जो कि मेरा सबसे बड़ा तकलीफ थी, वो था मेरा ईगो। अब ये दोस्तों, ये ईगो इस कदर पे हावी हो गया था कि जो 16 लोगों का स्टाफ मेरे पास में काम कर रहा था, मुझे लगता था कि मैं जो ये व्यापार या व्यवसाय जो करता हूँ, इसके वजह से ये मेरे स्टाफ के घर के चूल्हे जलते हैं। मैं काम करना बंद कर दूं, मैं व्यापार करना बंद कर दूं, तो ये सब लोग, जो 16 लोगों की फैमिली, ये भूखे मर जाएंगे। इस तरह से मैं सोचता था। मुझे लगता था कि मैं हूं करके इनकी जिंदगी चल रही। मैं खुद को भगवान ईश्वर का दर्जा देने लगा था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। नौकरी छोड़ने के बाद में बहुत ज्यादा पैसे कमाए, समाज में बहुत सारा नाम है। ये सब चीजें मेरे ईगो को, मेरे अहंकार को बढ़ावा दे रहे थे। और एल्कोहलिक एनोनिमस का ये प्रोग्राम मेरे में का जो मैं है, प्रॉब्लम शराब में नहीं था, प्रॉब्लम था इज्म में। आई सेल्फ और मी वाली जो तकलीफ थी और मेरा ये अहंकार था, ये सबसे बड़ा रोड़ा था मेरे सक्सेस के पीछे, या फिर मेरे सुधारना में सबसे बड़ा अगर कोई तकलीफ थी तो ये थी कि मैं अपने ईगो को हैंडल नहीं कर पाता था। और इसी वजह से मैं कर लूंगा, देख लूंगा, आई विल रन राइट वाला ही मेरा किस्सा था। एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि जब तक के आनंद, तू ये जो तेरी शॉर्ट कमिंग है, जैसे कि ये तेरे जिंदगी में और कोई जिसको पाप कहते हैं, इन पे काम नहीं करेगा, ईगो को डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तब तक के तुझ में कोई सुधार नहीं होगा, या फिर हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ तुझे नहीं मिलेगी। मेरे पास जो दुर्गुण थे, उसमें था घमंड था, लोभ था, वासना थी, क्रोध था, असंतोष था, ईर्ष्या थी, आलस्य थे। ये 7 घातक जो पाप, इनसे मैंने अपनी जिंदगी को एक बद से बदतर कर दिया था। अभी मेरी तकलीफ, एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि जब तक के मैं अपने ये दुर्गुण पे काम नहीं करूंगा,
इन सब घातक पापों से परे नहीं हटूंगा तब तक के मुझ में कोई बदलाव या फिर कोई सुकून वाली जिंदगी मुझे हासिल नहीं होनी थी। तो एल्कोहलिक एनस ने मेरे सामने जो प्रोग्राम रखा था, ये 12 तत्वों का, 12 चरणों का, 12 कदमों का जो प्रोग्राम मेरे सामने रखा है, इसको अगर मैं अपनी जिंदगी में लागू करता हूँ, मैं एक स्पॉन्सर लेता हूँ। हेलो, आवाज आ रही? हेलो हेलो। तो दोस्तों, अगर मैं स्पॉन्सर लेता हूँ, हाँ, मैं स्पॉन्सर लेता हूँ, प्रोग्राम समझता हूँ, उसको अपने जिंदगी में वर्कआउट करना शुरू करता हूँ, उस पर काम करना शुरू करता हूँ, तो दोस्तों मेरे ये 12 कदम जो है एल्कोहलिक एनोनिमस की, ये मेरे अहंकार की धज्जियां उड़ाती है। और जो 7 घातक पापों के बारे में बोल रहा था, उसमें से एक एक कम करना शुरू हो जाता है। जब मैं 12 तत्वों को अपनी जिंदगी में लागू करता हूँ, तो मेरा सबसे बड़ी जो तकलीफ थी, सेल्फी में स्वार्थीपना था या आत्म केंद्रित मैं था, मैं मेरी जिंदगी में और क्या तकलीफें थी, तो मेरे रूट काउज अगर देखता हूँ, तो जब मैंने अपनी इन्वेंट्री लिया, जब मैंने अपना लेखा जोखा लिखा, तो उस वक्त महसूस हो गया, स्पॉन्सर ने भी यही बताने का प्रयास किया कि तेरा स्वार्थ, तेरा आत्म केंद्रितता, तेरे जिंदगी में जो डर है और विचार वाला कंसिडरेट वाला जो तेरा रवैया है, ये सब तेरी तकलीफ है आनंद। इससे बाहर निकल के ही सही मायने में जिया जा सकता है। और इसके लिए जो अहंकार वाला मेरा व्यक्तिमत्व था, जो दुर्गुणों से भरा वाला मेरा व्यक्तिमत्व था, उसको मैं मारना शुरू नहीं करता तब तक कि मेरी जिंदगी में नए जीने की आशाएं उत्पन्न नहीं होती। हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जीना और मजे से जीना, सुकून से जीना, प्रसन्नता से जीना, आत्म संतुष्टि से जीना, ये अलग चीज थी। मैं उस वक्त जब मैं पी रहा था तब तो जी नहीं रहा था, लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में, शराब रुकने के बाद भी मैं नहीं जी पा रहा था, क्योंकि ये खुशियां जिंदगी में नहीं थी। एल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैंने ये इन्वेंट्री ली, और उस वक्त मुझे महसूस होने लगा कि ये जो चीजें है, जिन अहंकार की बात मैं कर रहा, जिन घातक पापों की बात मैं कर रहा, इनको मैं तो नहीं निकाल सकता। इसके लिए मुझे वो विलिंगनेस लाना है अपनी जिंदगी में, वो इच्छा शक्ति कि मैं भलाई 2018 के पहले मैंने किस तरह से जिया, लेकिन अभी ये जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं है, मुझे बदलाव की प्रक्रिया में आना है। और फिर वो 7वें कदम की प्रार्थना मुझे दिख पड़ती है, जिसके बारे में हमेशा यहाँ बोला जाता है, और मैं वो प्रार्थना करने लगता हूँ, क्योंकि ये सब मेरे दुर्गुण निकालना मेरे बस का काम नहीं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर, अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सब कुछ स्वीकार करें, मुझ में कुछ अच्छाई भी होगी, कुछ बुराइयां होगी, ये सब ईश्वर आप ले लो। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे चरित्र के हर दोष को दूर करें, जो आपके और मेरे साथियों के लिए मेरे उपयुक्तता के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। मुझे यहाँ से जाते समय आपकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति प्रदान करे। ईश्वर को मैं वही चीज मांगता हूँ कि मेरा अच्छा है, बुरा जो कोई, ये सब आप ले लो। और जो मेरे और मेरे भाइयों के बीच में, जो ईश्वर और मेरे बीच में जो तकलीफ है सबसे बड़ी, वो था मेरा अहंकार, जिसको बॉन्डेज ऑफ सेल्फ हम कहते हैं। और बॉन्डेज ऑफ सेल्फ के बाहर निकल के ही मैं ईश्वर का हो सकता हूँ, ईश्वर मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। तो मुझे ये बॉन्डेज ऑफ सेल्फ जो है उससे बाहर निकलना है, मतलब मुझे खुद वो जो आनंद जो था उसको मारना है। पहले वाला आनंद, आनंद जिंदा रहेगा कब रहेगा, जब वो अपने आप के मैं को जब मार के नई जिंदगी से शुरू करेगा, नई तरह से जीना शुरू कर देगा, तभी मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। और उसके लिए मुझे अपने आप पे काम करना है, बल्कि किसी दूसरे के, मेरा और ईश्वर का संबंध बनाना है। मुझे कॉन्शियस कांटेक्ट हुई तो गॉड अगर मुझे करना है, तो मुझे अपने ये दुर्गुणों से बाहर निकलना पड़ेगा, बॉन्डेज ऑफ सेल्फ से बाहर निकलना पड़ेगा, और ईश्वर से हमेशा वो प्रार्थना करते रहना पड़ेगा कि हे प्रभु, मुझे अपनी शक्ति का साधन बना लो। मुझे ईश्वर आपकी शक्ति मुझ में आए, मैं ऐसा कोई व्यक्ति बनूं कि आपकी जो शक्ति है वो मुझ में आ जाए, और साधन बनूं। जहां घृणा है वहां प्रेम बो, जहां चोट है वहां क्षमा बो, जहां संदेह है वहां विश्वास बो,
जहाँ निराशा है वहाँ आशा बहु, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश बहु, जहाँ दुख है वहाँ आनंद बहु। ये प्रार्थना जब मैं करता हूँ तो ईश्वर से ये मांगता हूँ। मैंने पहले प्रार्थना नहीं की, ऐसी नहीं, वो 2018 के पहले वाला आनंद प्रार्थना वो भी करता था, लेकिन वो प्रार्थना में क्या था, भगवान मुझे ये दिला दे, वो दिला दे, ऐसा करा दे, वैसा करा दे, फिर मैं 11 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगा, मैं यहाँ जाके पूजा करूंगा, वहां जाके श्राद्ध करूंगा, यहाँ जाके वो करूंगा। ये सब मेरा सिर्फ मांगने वाला काम था। एल्कोहलिक एनर्स में आने के बाद में प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी मुझे क्या लानी है, वो आनंद जो 2018 के पहले था, वो जो सोच थी, वो विचार थे, जो अहंकार था, जो मुझ में लालच भरा था, जो दुर्गुण मुझ में भरे थे, वो सबको कम करके वो प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी जब मैं करता हूँ तो मेरे सामने हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ आती है। उसी के लिए मुझे हर वक्त एल्कोहलिक एनोनिमस में ही रहना है। एल्कोहलिक एनोनिमस की ये संगत, जिसको मैं सत्संग कहता हूँ, यहाँ रहकर ही मुझे मेरे वास्तविकता का पता चलता है। वो आनंद जो कभी सोया है, जिसको मैंने मारने का या फिर उसमें के जो दुर्गुण थे उसको कम करने का ये प्रोग्राम के द्वारा प्रयास किया है, वो वैसा ही सुप्त अवस्था में या उसको जागरूक नहीं होने देना है। तो मुझे हमेशा एल्कोहलिक एनोनिमस की ये 12 तत्व, मतलब 12 चरणों का कार्यक्रम, उसके बाद में 12 हमारे ट्रेडिशन और 12 सर्विस कॉन्सेप्ट, मतलब 36 गुणों का 36 जीवन मूल्य का ये प्रोग्राम जब मैं वर्कआउट करता हूँ, अपनी जिंदगी में लागू करता हूँ, अपने शक्ति अनुसार, अपने क्षमता अनुसार उसका आचरण करता हूँ, तो वो जो आनंद, जो मेरी सबसे बड़ी तकलीफ थी, वो सुप्त अवस्था में रहता है, सोया रहता है, वो जागरूक ना हो पाए। इसलिए मुझे हमेशा एल्कोहलिक एनोनिमस में एक्टिव रहना पड़ेगा, कुछ सेवा कार्य करना पड़ेगा। और अगर मैं सेवा में हूँ दोस्तों, एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में ईश्वर की असीम कृपा मुझ पे रही है कि जब से आया हूँ कुछ ना कुछ सेवा करने का मौका ईश्वर मुझे देता है, भगवान मुझे देता है, और इन्हीं सेवा के वजह से मुझे मेरी वास्तविकता का पता चलते रहता है कि मैं कौन हूँ। आई एम एल्कोहलिक, मैं एक शराबी हूँ, मैं मद्यसक्त हूँ, ये मेरी वास्तविकता है। जब मैं सेवा में रहता हूँ, आप लोगों के साथ रहता हूँ, तो इसका एहसास रहता है। दूसरी चीज, जब भी मैं सेवा का कोई कार्य करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ अपने अनुभव कथन कर रहा हूँ, किसी माध्यम से मैं कुछ सेवा कर पाता हूँ एल्कोहलिक एनोनिमस में, तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न रहता है दोस्तों। और ये प्रसन्नता 2018 के पहले मेरी जिंदगी में नहीं थी। शायद बहुत पैसे देखे होंगे, शायद कम होंगे, शायद बहुत सारा जिंदगी अलग होगी, लेकिन ये जो प्रसन्नता है, ये सुकून है, ये आत्म शांति, ये उस वक्त नहीं थी। तो यहाँ सेवा देने के बाद में मुझे प्रसन्नता महसूस होती है। तीसरी एक चीज है, जब मैं सेवा में रहता हूँ तो उन लोगों का एहसान या ऋण चुकाने का प्रयास करता हूँ जिन लोगों ने अपनी प्रतिभा, अपना वक्त, अपना दौलत या टैलेंट जिसको कहते हैं, थोड़ा सा पैसा खर्चा करके एल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मुझ तक के पहुंचाया। उन लोगों का ऋण फेडने का काम, उनके जो एहसान है, मैं ये अपनी सेवा दे के वो एहसानों के प्रति जागरूक रहता हूँ, वो कम करने का प्रयास करता हूँ। और चौथी चीज है दोस्तों, मेरे जिंदगी में जो संभावित धोखे या फिर जो डेंजर जोन है मेरा वाला, वो जब आता है, शराब पीने की बात आती है या शराब पीने के लिए कोई ऐसा इनसिक्योर जोन में मैं जाता हूँ, तो जब भी मैं सेवा में रहता हूँ, ये सेवा के वजह से उन सब चीजों का मैं इंश्योरेंस करते रहता हूँ, उसके प्रति खुद को सुरक्षित महसूस करता हूँ। इसीलिए मैं हर वक्त एल्कोहलिक एनोनिमस में सेवा देने का प्रयास करता हूँ। और वो सुप्त जो मरा हुआ आनंद है, जो 2018 के पहले था, जो सोया अवस्था में वो जागरूक ना हो पाए, इसलिए हमेशा आपके साथ में रहता हूँ। ए हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने मेरे जैसे न्यू कमर के जो अनुभव थे आपके साथ साझा करने का जो मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं ये समूह का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप जैसे मेरे पहले आए भाइयों ने, बुजुर्ग लोगों ने मेरे जैसे न्यू कमर की ये अनुभव बड़े शांति से सुने, इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमेशा जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप को मारने के लिए वो एल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहना पड़ेगा, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम पे चलते रहना पड़ेगा। और ये चलूंगा तभी मैं एक हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ, एक नई जिंदगी जी सकता हूँ, और इसी के लिए आते रहता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे।
अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।